गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो जेनेटिक्स शुरू किए हैं इसका आज हम तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं और तीसरा पार्ट बनाएंगे और ये आज आखिरी है। जिस तरीके से लोगों को इंटरेस्ट नहीं, मैंने सोचा था कि जेनेटिक्स में आनुवंशिकता से होने वाली जितनी बीमारियां हैं उसको भी कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में इस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, तो मैंने सोचा है कि आज जितना इसका होगा उतना करा देंगे। फिर उसके बाद जैसा अगर मान लीजिए क्या वो कमेंट आते हैं तो फिर इस पर आगे वीडियो बनाएंगे, आनुवंशिक बीमारियों को पूरा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि सिविल सर्विस भी काम आएगा। तो अभी तक जितनी मैं बता रहा हूँ ये सिविल सर्विस को टारगेट देखकर ही, टारगेट में ही बना रहा हूँ कि सिविल सर्विस में कहाँ तक आते हैं। और जो बातें अगर छूट जा रही होंगी तो वो समझ लेना कि कक्षा हाई स्कूल लेवल की बातें छूट रही होंगी, बाकी जो एग्ज़ाम के लिए वो बातें नहीं छूट रही। एग्ज़ाम के लिए तो सभी बातें कंप्लीट हो रही हैं, अगर जैसे कोई अगर नौकरी की तैयारी कर रहा होगा तब। और बाकी जो आंशी सिंह का कमेंट है कि सर इटली के एकीकरण पढ़ा दीजिए, तो इटली के एकीकरण कंप्लीट कराएंगे। भाई मुझे याद है कि दो तीन मुझे बनाना है कि यूपीएससी का मेंस पे बनाना है कि उसका सिलेबस क्या है, और एक फ्रांस का परिणाम क्या है उस पर बनाना है, और एक आंशी सिंह का जो इटली के एकीकरण है उसको भी हम जल्दी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम मिले तब ना, तब बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे उस पर वीडियो। तो चलिए आज हम आते हैं, हमने जो जेनेटिक्स स्टार्ट किया था उसका पार्ट 3, और मेंडल साहब के बारे में हमने बहुत कुछ बता दिया था। मेंडल साहब का जो इन्होंने 3 नियम दिए थे। मेंडल साहब ने पहला नियम दिया था, इनका पहला नियम था प्रभाविता का नियम। पहला नियम क्या था? प्रभाविता का नियम। आज हम इन नियमों की व्याख्या करेंगे। और दूसरा जो इन्होंने नियम दिया था प्रभाविता के साथ, दूसरा का दिया था प्रभाविता के बाद, जिसे कहते हैं पृथक्करण का नियम। दूसरा क्या था? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का, बस ये नियम याद रहे, एग्जाम में यही पूछता है कि हाई स्कूल में भी यही पूछता है कि इन्होंने कौन कौन से नियम दिए थे। बस अगर ये नाम याद रहे तो भी काफ़ी है, इसके अंदर का मैटर उतना जल्दी पूछता नहीं है। फिर एक तीसरा नियम जो दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का। ऐसे नियम तो 2 ही गिनती होते हैं, लेकिन ये बस इसी के पृथक्करण के अंतर्गत ही आता है, स्वतंत्र अपव्यूहन इसी के अंतर्गत ही आता है। तो अगर एग्जाम में मान लो पूछो, जैसे कि एक बार पूछा था ये वाला बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा था कि मेंडल साहब ने कितने नियम दिए थे आनुवंशिकता पे, तो 2 ही नियम दिए थे, एक ये एक ये स्वतंत्र अपव्यूहन इसी के अंतर्गत आता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और एक आता है संलग्नता का नियम, तो संलग्नता हम समझाएंगे कि वो क्या होता है। चलिए हम लोग पहले आते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम ये कहता है कि देखो, एक बात तो याद रखना कि जो मैंने बताया कि हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन लेके जाता है, या तो डीएनए लेके जाता है या तो फिर गुणसूत्र, इसी के अंदर जीन बैठे होते हैं। हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों को ले जाता है कौन ले जाता है, या तो डीएनए या तो गुणसूत्र। और गुणसूत्र जब भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाए जाएंगे, डीएनए जब भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो आधे करके भेजे जाएंगे। गुणसूत्र कैसे करके भेजे जाएंगे? आधे। तो प्रभाविता का नियम कहता है कि जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हम क्या करेंगे, जब हम गुणसूत्रों को भेजते हैं तो आधे करके भेजे जाते हैं। तो जो 2 पीढ़ियां होंगी उनमें से जो प्रभावशाली होगा अगली पीढ़ी में, वो प्रभावशाली लक्षण अगर माता का होगा तो वो दिखाई देगा। अगर दूसरी पीढ़ी जो होगी माता के अंदर जो गुण होंगे अगर वो प्रभावशाली नहीं रही तो वो अपना लक्षण नहीं दिखाई देंगे। जैसे समझे, मेंडल साहब ने 7 मटर के पौधे लिए थे। मटर के कितने पौधे लिए थे? 7 जोड़ी लिए थे। 7 जोड़ी मटर के पौधे लिए थे। मेंडल साहब ने कितने लिए थे? 7 जोड़ी मटर के पौधे लिए थे। इसका मतलब कुल कितने संख्या में? 14। और अलग अलग गुणों वाले लिए थे। अलग अलग गुणों वाले मतलब अगर उन्होंने मान लो कि लंबा लिया तो उसके सामने कौन सा? नाटा पौधा लिया, तो एक एक 2 पेड़ हो गए। अब मान लो कि उन्होंने लिया कौन सा? गुलाबी लिया, गुलाबी फूल वाला, तो इसका विपरीत कौन सा लिया? पुष्प, सफ़ेद पुष्प वाला लिया। सफ़ेद पुष्प मतलब विपरीत रहेंगे तभी ना अगले इन दोनों का जब निषेचन क्रिया कराएंगे तो क्या परिणाम आएगा। तो इसलिए उन्होंने कुल 7 जोड़ी इसी आधार पर लिया था। ऐसे गोल बीज वाला लिया था, तो एक तरफ कौन वाला लिया था? झुर्रीदार वाला लिया था मटर का पौधा, मतलब विपरीत। इसका मतलब ये हुआ कि इधर को जो ये वाले होंगे इसे हम कहेंगे प्रभावी लक्षण, यानी इसको हम कैपिटल T से दर्शाएंगे।
कैपिटल टी से दर्शाएंगे, और इधर वाले के यानी कि जो उसका विपरीत है इसको स्मॉल टी से उन्होंने दर्शाया था। क्योंकि वो एक मैंने बताया था कि मेंडल साहब क्या थे, एक प्रकार के एक मैथमेटिशियन थे। तो वो जब भी अपनी बातों को समझाएंगे तो बायो की भाषा में तो समझाएंगे नहीं, वो अपनी बातों को हमेशा किस भाषा में समझाएंगे, मैथ की भाषा में। तो मैथ की भाषा में उन्होंने कैसे समझाया था भाई, उन्होंने एक चार्ट बनाया था। क्या बनाया था, एक चार्ट बनाया था। एक प्रभावी लक्षण को ऊपर रखा था और एक प्रभावी लक्षण को नीचे, एक अप्रभावी यानी स्मॉल टी को यहाँ पर यहाँ ऐसे लिखा था। इन दोनों का जब निषेचन क्रिया होगा, मतलब मान लो कि यही दोनों आपस में मिल गए तो क्या बनेगा, कैपिटल टी। और मान लो कि इसका इसके होगा तो फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसका इससे होगा तो फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर अगर इनका होगा तो स्मॉल टी। इसका मतलब क्या बना भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये पीढ़ी जो होगी ना, पहली पीढ़ी बनेगी, ये क्या होगा, मतलब पहला जो बच्चा पैदा होगा, मतलब इन दोनों की मुलाकात होगी। जो आधा जीन ये किससे आए हैं, आधा माता से और आधा पिता से आए हैं, मतलब आधा नर आधा मादा का, ये जो अलग अलग है ना। जो मैंने ये जो स्मॉल टी है वो ये कौन है, इसका विपरीत वाले हैं। अगर मान लो कि दोनों प्रभावी लक्षण आ गए, ये हम क्या कहेंगे कि शुद्ध लंबा होगा। क्या होगा, शुद्ध लंबा। हमने लंबा वाला गुण लिया है, लंबा वाला गुण लिया है। और ये क्या होगा, ये भी लंबा होगा लेकिन अशुद्ध लंबा होगा। क्या होगा, अशुद्ध लंबा। अगर बातें ना समझ में आ रही तो बस मैं बता रहा हूँ कि क्या बातें याद रखना है। ये क्या होगा, ये भी लंबा होगा लेकिन कैसा होगा, अशुद्ध लंबा होगा, अशुद्ध लंबा। और ये क्या होगा, ये शुद्ध बौना होगा। क्या होगा, शुद्ध बौना पौधा होगा। अब इसके आधार पे क्या निकली जाती बातें। अब एक दो शब्द आता है, एक आता है फिनोटाइप, एक शब्द आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब फिजिकली मतलब इनमें से कौन कौन एक जैसे पौधे देखने में मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे जो मैंने बनाया है कैपिटल टी, इसका मतलब ये शुद्ध लंबा मतलब समझ लेना कि जैसे ये इतना लंबा होगा। और ये मैंने अशुद्ध लंबा क्यों लिखा है, ये भी लंबा होगा लेकिन इस डबल टी के समान नहीं, उससे थोड़ा सा क्या होगा, छोटा होगा। ये भी लंबा होगा लेकिन बौना नहीं होगा, मतलब पहले वाले जो शुद्ध लंबा उससे थोड़ा छोटा। और नीचे वाला क्या होगा, ये बहुत छोटा हो गया, इसे हम कहेंगे कि शुद्ध बौना है, बहुत नाटा है भाई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये लोग तो एक जैसे ही देख रहे हैं ना, एक जैसे मतलब फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से। फिजिकली का मतलब क्या होता है, शारीरिक। फी क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि फिजिकली। तो इनमें से कौन कौन से जीन फिजिकली एक समान दिखाई दे रहे हैं, तो ये तीन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो हम पूछा जाएगा कि फिनोटाइप क्या अनुपात आएगा, तो जब भी पूछा जाएगा तो इनके आधार पर कैपिटल टी स्मॉल टी लेकर के इनको एक प्रकार से बांट दो। इस तरीके से बांटने के बाद देखो कि फिजिकली कौन कौन एक तरीके दिखाई दे रहे हैं, तो तीन लोग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो फिनोटाइप, और बचा कौन, शुद्ध बौना एक। तो हम कहेंगे कि फिनोटाइप कितना आ गया, 3 संबंधी 1। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझो। सबसे पहले हम लोग विपरीत एक प्रभावी वाला पौधा लेंगे और अप्रभावी। ये अप्रभावी है, ये कौन है, प्रभावी को हम लोग किससे जो दर्शाते हैं, कैपिटल टी से। किससे, कैपिटल से। और अप्रभावी को स्मॉल टी से। अब इनका हम निषेचन करवाएंगे, यानी कैपिटल टी, ये कैपिटल ये प्रभावी वाले हैं और ये दोनों क्या है, अप्रभावी। इनका अब मैथमेटिशियन थे तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, उन्होंने संभावनाएं बताए थे। कि अगर मान लो कैपिटल टी जुड़ जाते तो शुद्ध लंबा होगा। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया तो फिर लंबा तो होगा लेकिन अशुद्ध होगा। फिर अगर मान लो कि स्मॉल टी और स्मॉल टी हो गया तो मतलब लंबा तो होगा लेकिन अशुद्ध लंबा। अगर स्मॉल टी से मिल गया तो फिर शुद्ध बौना होगा। तो ये अब बताओ, ये तीनों लंबे तो हैं लेकिन सबसे शुद्ध वाला सबसे लंबा है। तो फिजिकली देखने में कैसे हैं ये दोनों, फिजिकली ये लंबे के समान दिखाई दे रहे हैं तो हम इसको लंबाई में गिन लेंगे। अगर यही वाला टी पहले हो जाता, चूँकि अप्रभावी रहेगा, उससे कुछ मतलब नहीं होगा, तो इससे हम कहेंगे कि 3 संबंधी 1। इसे कहते हैं फिनोटाइप। यानी कि जब हम जीनों के आधार पे जो नया पीढ़ी जन्म लेता है, उनकी भौतिक संरचना के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर जो हम अनुपात निकालते हैं, उस अनुपात को कहते हैं फिनोटाइप। उसे क्या कहेंगे, फिनो, क्योंकि फी से फिजिकली और टाइप मतलब तो नमूना होता है, इसलिए फिनोटाइप। और एक शब्द आता है जीनोटाइप। कि जीनोटाइप किसे कहते हैं, जीनोटाइप मतलब जीनों की संरचना। जीनोटाइप मतलब जीन की संरचना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जीन की संरचना, अभी बताना यहाँ पे जीन कौन सा है। यहाँ पे मतलब कि जीन देखने में कैसे कैसे हैं, तो डबल टी की तरह कोई एक है, कोई भी है नहीं, तो मतलब एक। कैपिटल टी वाला कितने हैं, एक।
ये अशुद्ध होने वाले कितने हैं, 2, फिर ये स्मॉल वाले 1 संबंधित, 2 संबंधित, 3। जीनोटाइप में क्या होता है कि हम लोग जीनों के आधार पर उसका अनुपात निकालते हैं, जीनों की संरचना कैसी है। ये पहला नियम कौन समझाना चाहते थे, ये मेंडल साहब समझाना चाहते थे, प्रभाविता का नियम यही समझाता है कि किस प्रकार से फिनोटाइप जीनोटाइप अगली पीढ़ी में कौन सा प्रभावी होगा, कौन सा अप्रभावी होगा, ये बात समझाना चाहते थे उस वक्त कौन, मेंडल साहब। ठीक है, उन्होंने सभी 7 लक्षण, जो 7 लक्षण थे अलग अलग लिए थे, उन 7 लक्षणों के आधार पर उन्होंने फिनोटाइप जीनोटाइप निकाल करके बताया था कि कौन सी अगली पीढ़ी में लक्षण जाएगा, कौन सी शारीरिक संरचना कैसी होगी। इसके माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ बातें समझाई थी। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं पृथक्करण के नियम पे, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। उसको समझना नहीं है, देखो पृथक्करण के नियम में कुछ नहीं समझना है, बस बता देते हैं। पृथक्करण के नियम में उन्होंने बताया था मेंडल साहब ने कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे जो गुणसूत्र होते हैं जब वो जाते हैं तो आधे करके भेजे जाते हैं। आधे का मतलब नहीं समझ में आया भाई, हमारे अंदर गुणसूत्र कितने हैं, 23 जोड़ी मिलती है। कितनी मिलती है, 23 जोड़ी। और स्पर्म में 23 मिलते हैं, ओवम में कितने मिलते हैं, 23। ये जब अगली पीढ़ी में भेजे जाएंगे, जब ये अगली पीढ़ी में भेजे जाएंगे तो आधे करके भेजे जाएंगे। मतलब इधर से कितने आएंगे, मतलब 46 होते हैं ना, 46 होते हैं। इधर कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। और जब भी अगली पीढ़ी में भेजे जाएंगे तो 23 इधर से आएंगे और 23 इधर से। हमारे मतलब एक मानव को लेकर हम समझा रहे हैं। तो उन्होंने बस यही बताया था कि पृथक्करण के नियम में इन्होंने बताया था कि जब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जब भी भेजे जाते हैं गुणसूत्र तो वो क्या करके भेजे जाते हैं, आधे करके भेजे जाते हैं। और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में क्या बताया था, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में उन्होंने बताया था कि जब हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणसूत्र भेजते हैं तो वो बंधा हुआ नहीं होता है कि हम अगली पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में भेज रहे हैं तो अगर मान लो उसका पहला है तो फिर मतलब स्पर्म में पहला है तो जरूरी नहीं कि ओवम से क्या हो, पहले वाले से मुलाकात हो। कोई बंधा नहीं होता, हो सकता है पहला वाला जाकर के 22वां से मिल जाए, 22वां वाला हो सकता है कि जाकर के दूसरे से मिल जाए, तीसरे से मिल जाए। कोई बंधा नहीं होता है, जो मैंने बताया गुणसूत्र जो बताया था कल, तो कोई बंधा नहीं होता। इसे हम लोग कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम ये समझाया था कौन, उस वक्त उन्होंने, मेंडल साहब ने। अब स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का एक क्या है, अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, सहलग्नता का नियम। एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछता है सहलग्नता, इसे इंग्लिश में कहते हैं लिंकेज। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, लिंकेज। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मैंने कहा कि कोई भी जीन जो होते हैं या गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते किसी के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे मिलते हैं, कुछ ऐसे गुणसूत्र हैं जो कि जब भी जाएंगे एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में तो क्या होंगे, एक दूसरे से मिल कर ही जाएंगे। मान लेते हैं कि जैसे 12वां जब भी जाएगा तो 12वें से ही मतलब 12वां जब भी जाएगा तो अकेले नहीं, 2 लोगों के साथ में जाएगा। तो हम कहेंगे कि मतलब साथ मिलके जाएंगे गुणसूत्र, हम इसे कहेंगे कि सहलग्नता। अकेले न जाकर कैसे जाएगा, जोड़ी में जाएगा। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं सहलग्नता का नियम। मान लिया है सिर्फ मैंने। तो स्वतंत्र अपव्यूहन तो क्या कहता है कि जो जीन होते हैं अगली पीढ़ी में जब जाते हैं गुणसूत्र तो वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं किसी के साथ भी जुड़ने के लिए। लेकिन इस सहलग्नता का नियम इसका क्या है, एक्सेप्शन है। तो बस यही पूछता है कि सहलग्नता क्या है, तो सहलग्नता क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का एक प्रकार से अपवाद है। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है तो अपने साथ वाले को लेकर के जाती है जिसके साथ उसे जोड़ी बनानी होती है। ठीक है, ये बातें बस इतना ही इसमें समझना है। अब अगर इसमें अभी पढ़ना है जो मेंडल साहब का नियम है, मेंडल साहब नहीं, इसमें जो 3 नियम हैं उनके, एक ह्यूगो डुबरीज साहब हैं और एक लैमार्क साहब हैं और एक डार्विन साहब। अगर लोगों ने कमेंट किया तो मैं उसको समझाऊंगा, अन्यथा फिर जीनेटिक कुछ डिसीज है, बहुत सी बीमारियां हैं, आनुवंशिक बीमारियां, जो कि सिविल सर्विस का बहुत ही मेन चैप्टर है। वो अगर कमेंट करोगे तो फिर मैं उसको कल से बनाऊंगा, अन्यथा फिर मुझे लगता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। अगर कोई नहीं लेगा तो फिर मैं भी इसको क्या पढ़ाऊँ। तो फिर अगर आता है तो फिर हम कल बनाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।